हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी गुरुजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। तो हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे री के प्रयोग के बारे में कि जो संधि में री का जो प्रयोग है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए, संस्कृत में दो री होते हैं। कौन कौन से? ये री है और एक ये री। पर हिंदी में एक ही री का प्रयोग होता है। कौन सा? ये वाला री, जो केवल संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों में प्रचलित है। इसका प्रयोग भी संधि में होता है। री का प्रयोग भी संधि में होता है, लेकिन इस वाले री होता है यह तीन संधियों में संधि के निर्धारण में प्रयुक्त होती है। वो जो तीन संधि है वो कौन कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। आप पहले इनको लिख लीजिए, फिर हम उन संधियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें री का प्रयोग होता है, किस प्रकार से होता है और उदाहरण भी लेके चलेंगे। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में री कैसे आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, दीर्घ संधि और इस तरफ लेंगे हम गुण संधि। पहले दीर्घ संधि में क्या है कि देखिए, इस तरफ री होगा और इस तरफ री होगा, धन के इस तरफ री और इस तरफ री, दूसरी तरफ तो री ही रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम उदाहरण लें तो देखिए, हम आज उदाहरण लेते हैं पितर प्लस री। देखिए, ये जो मात्रा है, हमने ध्वनि के अंदर मात्राओं के बारे में चर्चा की थी। कौन किस किस की मात्रा कौन कौन सी होती है। तो री की मात्रा हमने पढ़ा था कि जो री की मात्रा है ये री की मात्रा होती है ये। तो देखिए, ये री की मात्रा है, मतलब कि इस तरफ भी री मौजूद है। तय के नीचे जो ये मात्रा है ये बताती है इसके अंदर री मौजूद है, और दूसरी तरफ भी री मौजूद है। तो देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है, पहली तरफ री हो और धन के दूसरी तरफ री हो तो क्या रहेगा? री ही रहेगा। तो इस री की मात्रा तो क्या है? ये। अब जो ये जो री है इसकी मात्रा भी होनी चाहिए, तो इसकी मात्रा इस तरह लग जाएगी। ये पहली री की मात्रा, ठीक है। अब इस दूसरे री की कम मात्रा है तो इस दूसरे री की मात्रा इसके नीचे लग जाएगी इस प्रकार से। तो ये दीर्घ संधि के अंदर री का प्रयोग होता है। ये हुआ पितृ। गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है, इस तरफ पहली तरफ ए हो या आ हो और धन के दूसरी तरफ अगर री हो तो गुण संधि होती है, और उसमें क्या होता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण लेते हैं हम एक, देव प्लस ऋषि। हमने देखा है कि इस तरफ ए हो या आ हो और दूसरी तरफ री होगा तो गुण संधि होगी वो, और उसमें क्या होगा? जो परिवर्तन होगा अर बनेगा। तो देखिए, इस वे के अंदर क्या है? कौन सा स्वर है? ए स्वर है, और धन के दूसरी तरफ क्या है? री मौजूद है। तो हमने देखा कि ए और धन में धन प्लस जो धन और री बराबर क्या बनता है? अर बनता है। एक देव के अंदर तो ए मौजूद है, ये ए है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमने कहा कि ए और री मिलकर क्या बनते हैं? अर बनता है। तो री क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और जो ये र है ये स के ऊपर चला जाएगा।
किस प्रकार से? देवर्षि। इस प्रकार ए तो मैं के अंदर मौजूद है और इसको जब ये ए वे में मिलता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने, जो ये री है, ये जो रे है, रे ये रह जाएगा स के ऊपर। तो क्या वो कौन सी संधि होती है? ये गुण संधि होती है। री का प्रयोग गुण संधि में इस प्रकार से होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि ए और आ धन री मिलकर आर बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले आप इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उन अपवाद के बारे में जानकारी लेंगे। अपवाद लिखे हैं। कुछ शब्द ऐसे आते हैं, कौन से शब्द? कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है कि ए या आ अर्थ नहीं बनता। क्या नहीं बनता? अर्थ नहीं बनता। क्या बनता है? आर बनता है। आर बनता। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें ए या आ धन री हो तो आर नहीं बनता। वो क्या बनता है? आर बनता है। वो अपवाद कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे एक हम लेते हैं उदाहरण, तो 10 धन ऋण। तो देखिए इस तरफ से में क्या मौजूद है? ए मौजूद है और दूसरी तरफ क्या है? री है। तो कुछ एक्सेप्शन या अपवाद होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो आर नहीं बनाते। क्या बनता है उसमें? आर बनता है। आर बनता है। इस तरफ ए मौजूद है और उस तरफ री मौजूद है। आर नहीं बनेगा, आर बनेगा। तो ये जो आ है ये किस में जाएगा? श के अंदर जाएगा। क्या बना? दशा। गुण संधि में हमने देखा था कि जब आर होता है उसमें क्या होता है कि ए प्रथम पद का जो अंतिम है उसके अंदर वर्ण के अंदर जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आर बना तो आर किसमें जाएगा? स के अंदर। तो स में क्या बना? दशा बना। अब ये जो रे है, ये रे ये जगह अणे के ऊपर, तो बना दशारण। एक उदाहरण और लेते हैं हम, सुख प्लस रित। ए मौजूद है और री, ये अपवाद हैं, इनको आपको याद रखने होंगे। तो आर बनता है। तो ये जो आ है ये गया सुख ख के अंदर, तो क्या बना? सुखा। और ये जो र है ये तय के ऊपर चला गया, तो क्या बना? सुखार्थ। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसमें क्या होता है? आर नहीं होता। एप या आ धन री आर नहीं होता, आर बनता है। तो आप इनको भी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम चलेंगे सीधे जड़ संधि के ऊपर। उसमें जो री है किस प्रकार से प्रयोग होती है उस पर चलते हैं।
यण संधि। यण संधि में जो री का प्रयोग है वो होता है री धन असवर्ण आ जाए कोई भी असवर्ण मतलब कि असमान स्वर दी जाती है स्वर कुछ भी आ जाए असवर्ण आ जाए तो वो रैम में परिवर्तन होगा। इसमें रैम जैसे पित्तल प्लस अनुमति। तो देखिए यहाँ तो री मौजूद है और उस तरफ असवर्ण है असमान स्वर है कुछ भी हो तो किसमें जाएगा असवर्ण है रैम में चला जाएगा। तो हमने पिछली मात्रा उसमें ध्वनि के अंदर पढ़ रहे थे कि कौन कौन से शब्द किससे बने हैं। तो तय जब रै से मिलेगा तो क्या बनता है त्रय बनता है। देखिए यहाँ क्या है तय और इसमें लिख रखा है कि री धन असवर्ण हो तो रै में परिवर्तन होता है। तो ये देखिए ये तय और ये रै किसमें गया त्रय में। तय प्लस रै मिलकर क्या बनता है त्रय। तो क्या बना पितर नुमति पितर नुमति। पित्र प्लस अनुमति जन संधि होता है। अगर इस तरह री हो असवर्ण हो असमान स्वर हो तो रैम में चला जाता है वो। तो यहाँ तय है और तय के साथ जब रै मिला ये जो ये रै है ये रै मिला इसके अंदर तो क्या बना त्रय बना। त्रय बनते ही क्या बना पित्र नुमति। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। हमारी जो स्वर संधि का जो पहला भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो भेद है उपभेद उसके बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जिस अगर आप संधि हम विच्छेद करते हैं उसमें अगर बड़ी मात्रा आए तो लगभग वो दीर्घ संधि होती है। तो उससे भी हम पहचान सकते हैं बड़ी मात्रा आए तो दीर्घ संधि होती है। तो जैसे कि इस तरफ ए हो आ हो और दूसरी तरफ भी क्या होगा समान स्वर ही होंगे। हमने कल पढ़ा था ए हो और आ हो तो किस में जाता है आ में जाता है। ई हो या ई हो इसमें जाता है बड़ी ई में। ऊ हो इसमें जाएगा बड़ा। सभी ये देखिए बड़ी में जा रहे हैं। बड़े ये आ बड़ी ई बड़ा ऊ छोटे में नहीं जा रहे। इसकी पहचान क्या है। पहचान की बात करें पहचान आ की मात्रा ये है बड़ी ई की मात्रा ये और बड़ा की पहचान ये। अगर ये मिल जाते हैं तो उसमें दीर्घ संधि होती है। उदाहरण एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं देखिए पहला हम उदाहरण लेते हैं हिमालय। पहचान एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। ये पहचान है आ की पहचान ये ई की पहचान ई ये और ओ की पहचान।
याद रखना इसमें स्वर संधि हमने पढ़ा था कि दोनों तरफ समान स्वर होते हैं। तो देखिए आ की पहचान लेते हैं, तो ये है, यहां से हम इसका विच्छेद कर देंगे, जहां से हमको मात्रा का पता चलता है वहीं से हम विच्छेद करेंगे। तो यहां से विच्छेद करते हैं तो ये निकलता है यहां पर हिम, और उस तरफ क्या गया आल्य, और हिम दल आल्य मिलकर क्या बनता है हिमालय बनता है। तो इसमें कौन सी संधि है दीर्घ संधि। किससे पता चला वो कि इसमें आ की मात्रा से हमें ज्ञात हो गया। अब एक हम लेते हैं ई से संबंधित, तो देखिए इसमें ई की बड़ी मात्रा है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सी संधि है दीर्घ संधि है। लेकिन कल हमने छोटी स्वर छोटी मात्रा और बड़ा स्वर बड़ी मात्रा के बारे में चर्चा की थी। तो पुल्लिंग शब्दों के साथ कौन सी मात्रा निकलती है, विच्छेद करते समय पुल्लिंग शब्दों के साथ छोटी मात्रा आती है। तो रवि क्या है पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग के साथ हमने कल पढ़ा था कि छोटी मात्रा आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा छोटी मात्रा लग जाएगी। विच्छेद करते समय अगर ऐसे आए तो वो कौन सी संधि होती है दीर्घ संधि, और इसका विच्छेद करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो देखिए ये है पुल्लिंग शब्द, और पुल्लिंग शब्द में क्या होता है छोटी मात्रा आती है, और इस तरह भी छोटी आएगी क्योंकि ईंधन में भी पुल्लिंग है तो छोटी मात्रा आएगी। तो रवि प्लस ईंधन मिलकर क्या बनता है रविंद्र, रविंद्र बनता है। एक उदाहरण की बात और करते हैं हम, अभीष्ट। देखिए ये जो अभी है ये क्या है उपसर्ग है, और उपसर्ग में क्या आती है कल हमने पढ़ा था कि उपसर्ग हो या प्रत्यय जब हम विच्छेद करेंगे तो उसके अंदर छोटी मात्रा ही आएगी। तो हम इसका विच्छेद करते हैं, इसमें बड़ी मात्रा लगेगी, मतलब कि क्या है दीर्घ संधि है, इसका विच्छेद करते हैं तो क्या हुआ अभी, और से पहले ये देखिए किसकी मात्रा है ई की मात्रा है, और इस से पहले जो से आएगा उससे पहले क्या आएगी छोटी मात्रा ही आएगी। तो अभी प्लस इष्ट, तो अभिष्ट बनता है क्योंकि से पहले भी छोटी मात्रा ही आती है। एक उदाहरण वो लेते हैं अधीक्षक। यहां से तोड़ेंगे जहां से हमको पता चलेगी, जैसे ये बड़ी मात्रा यहीं से ये विच्छेद होगा तो ये क्या है उपसर्ग है, तो क्या बना छोटी मात्रा है इसके अंदर अधि, और देखिए छ आ गया तो इसके छ से पहले क्या कौन सी मात्रा आएगी बड़ी मात्रा आएगी। कल हमने इसके बारे में हमने चर्चा की थी अधि प्लस इच्छक। वधुत्सव मात्रा कौन सी है बड़ी, बड़ी का अर्थ है कि दीर्घ संधि, ये ऊ की मात्रा संधि विच्छेद करते हैं। वधु क्या है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो वधु स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कौन सी विच्छेद करते समय कौन सी मात्रा आती है छोटी मात्रा, तो बना वधु, सॉरी बड़ी मात्रा आती है, छोटी में बड़ी मात्रा आती है वधु दल उत्सव। तो ये दीर्घ संधि से संबंधित हमने चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।